नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा देश। घर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। आजादी का मूल्य बताता तिरंगा, गौरव अभिमान है हमारा। हमारी शान तिरंगा, हमारी जान तिरंगा। जी हां, आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए नई पीढ़ी देश को मिली आजादी का मूल्य बेहतर तरीके से जान समझ पाएगी। अपने प्राण न्यौछावर कर देश को आजाद कराने वाले बलिदानियों को याद करने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। आजाद भारत का सपना संजोने वाले क्रांति वीरों के विचारों पर चर्चा करने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। तो वाकई वो मूल्य हासिल कर पाया देश जो सपना देश के इन बलिदानियों ने देखा था। हालांकि एमपी में तिरंगे पर भी सियासत हावी है। एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में भूमिकाओं को लेकर क्या वक्त वाकई सियासत का है? क्या तिरंगे के बहाने साधी जा रही है सियासत? महाडिबेट आज इसी पर। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एमपी में भी 13 से 15 अगस्त तक तमाम सरकारी इमारतों, दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों पर तिरंगा लहराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी आज सबसे पहले जुमेराती पोस्ट ऑफिस पहुंचकर तिरंगा फहराया। आजादी का मोल भी बता गए सीएम। हम सब जानते हैं कि भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल के नवाब ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से इनकार किया था और इसलिए यहाँ विलीनीकरण आंदोलन चला था। और उस विलीनीकरण आंदोलन के अंतर्गत ही अक्षय कुमार जी ने, राय जी ने इस पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराया था। इस दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज यहीं से प्रारंभ की है। इधर आजादी का अमृत महोत्सव भी सियासत से बच नहीं पाया। इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा भेंट करने संघ कार्यालय पहुंच गए। तो संघ कार्यालय से भी कांग्रेसियों को तिरंगे के साथ दीपक और किताबें भेंट की गईं। जबकि कांग्रेस का तंज के साथ सवाल कि संघ ने कई दशकों तक अपने दफ्तर पर तिरंगा क्यों नहीं लगाया। आज जो कांग्रेस के जो हमारे पुराने नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादतें दी हैं, आज उनकी शहादत रंग लाई। कम से कम हमने तिरंगे का सम्मान आज मजबूर कर दिया कि संघ प्रमुख भी आज तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। खुशी की बात है, लेकिन सवाल तो हमारा रहेगा कि साहब आपको ये करने में 75 साल क्यों लग गए? राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 75 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली। तो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आजादी के उत्सव पर रामेश्वर शर्मा ने नाम लिए बगैर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। आरोप कि 14 अगस्त को कुछ राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए देश का बंटवारा कर दिया था। भारतवर्ष का आम जनमानस आज भी ये चाहता है कि जिस धरती पर भगत सिंह पैदा हुए उस धरती पर भी तिरंगा फहराया जाए और अखंड भारत की स्मृति हमारे मन में आज भी चिरस्थायी है। जिन लोगों ने पीड़ा भोगी है वो भी इस दर्द को महसूस करते हैं। जिनका घर परिवार उजड़ा है वो भी इस दर्द को महसूस करते हैं। वो आज भी चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण वो भारत, जिस भारत के भूमि पर खड़े होकर वंदे मातरम गाया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, वो भूभाग्य भी भारत को मिले, ऐसा भी सबके मन में है। आजादी का अमृत महोत्सव, देश तिरंगामय है। हर राज्य, हर शहर, हर घर, बल्कि हर जुबान पर तिरंगा है। तिरंगा मेरा, आपका, हम सबका है। लेकिन तिरंगे पर एमपी में सियासत परवान चढ़ रही है। राजनीति से आपत्ति नहीं, लेकिन तिरंगा को तो बख्श दीजिए जनाब। भोपाल से मनोज राठौर, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश तिरंगामय है, हर जुबान पर तिरंगा है, लेकिन इस के साथ ही सियासत भी आवी है। मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में भी तिरंगे पर हो रही है सियासत। तो क्या सवाल यही है कि तिरंगे के बहाने भी सियासत साधी जा रही है?
चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हर गंभीर मसले पर गंभीर चिंतन और विश्लेषण करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे करूंगा मैं। तिरंगा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी सियासी दल का नहीं है, एक एक नागरिक का ये अमृत उत्सव है, महोत्सव है। तो क्या इसमें सियासत का छौंका लगाया जाना चाहिए क्या सियासी दलों के जरिए? मैं प्रशांत जी आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। ये गौरव का विषय है तिरंगा, देश की आजादी का विषय है तिरंगा, हमारी शान का विषय है तिरंगा। और आजादी के 75वें वर्ष में देश उत्सव मना रहा है। आज हम सब तिरंगे को सलूट करते हैं, तिरंगे के प्रति नतमस्तक हैं। और उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जीवन की शहादत दी, जेलों में समय बिताया, जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली, चाहे वो 1857 के क्रांतिवीर हो, चाहे लक्ष्मीबाई जी हो, चाहे मंगल पांडे हो, उन सबको आज मैं प्रणाम करता हूं। और मैं ये मानता हूं, मैं बचपन से जो देख रहा हूं प्रशांत जी, जब मैं छोटा था तब मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व थे, तिरंगा लहराने पर गौरव महसूस करता था, जब बचपन में भी छोटे से। लेकिन मैंने जीवन में जब बड़ा हुआ तो 3 तिरंगे लहराते हुए देखा। एक तिरंगा जब हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया कारगिल पर, और माननीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने अपनी क्षमता से और सैनिकों की जाबाजी से फिर से कारगिल पर तिरंगा फहराया। वो गौरव का विषय था। वो गौरव का विषय था जिस दिन आजादी के 47 में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था, वो गौरव का विषय था। और वो गौरव का विषय था जब हमने 1971 में पाकिस्तान की सरजमीन पे भारत का तिरंगा फहराया था और 90,000 सैनिकों का समर्पण किया था हिंदुस्तानी फौज के सामने। वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इस देश की प्रधानमंत्री। वो तिरंगा फहराते हुए हमने देखा है। आज तिरंगा फहराने की जरूरत डोकलाम में है। आज हमारी सरजमीन पर चीन कब्जा कर रहा है, हमारे देखते देखते 12 किलोमीटर। आज अगर शासकों को तिरंगा फहराना है, कहीं कहीं उनका कर्तव्य बोध होता है, तो वो डोकलाम में फैला के आज ये बताते कि हमारी सरहद में कोई घुस नहीं सकता है, तो हमारा 75वां वर्षगांठ मनाया जाता है। दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, भाई रामेश्वर शर्मा जी हम मौजूद हैं। 31 जुलाई 1998 को महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई ग्वालियर में। उस समाधि स्थल पर कहीं कुछ नहीं था। मैंने अशासकीय संकल्प लगाया, मैं एमएलए था और मैंने अशासकीय संकल्प पारित कराया। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो सदस्य चले गए बीजेपी के, उन लोगों ने मेरी मदद की। हमने उसको प्रस्ताव पारित करवाया, अशासकीय संकल्प को, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, इसको एक मुश्त निधि दी जाए, इसको लक्ष्मीबाई कॉलोनी के बगल की पार्क की जो जमीन है वो दी जाए। तो 20 लाख रुपए तो तात्कालीन सरकार ने दिए, बगल वाला जो पार्क था वो भी जोड़ दिया। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है प्रशांत जी कि 75वें वर्ष में आज महात्मा गांधी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया आज तक, इतने वर्षों के बाद। तो मैं रामेश्वर शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएं, ताकि ये चिरस्थायी रहे कि 1857 की क्रांतिवीर लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। रामेश्वर शर्मा जी, पूरी बात आपने सुनी होगी, लक्ष्मीबाई का जिक्र किया, क्या वाकई हम कुछ आजादी के महानायकों को भूल गए? दूसरी बात, डोकलाम का जिक्र कर रहे हैं चौधरी राकेश सिंह जी कि भाई तिरंगा वहां फैलना चाहिए, धब्बे की तरह नजर आता है क्या ये? राकेश जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे और आपका सबका एक ही दायित्व है कि भारत भूमि पर जो तिरंगा फहराया जा रहा है, या हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर आज़ादी का, स्वतंत्रता का 75वां वर्ष जब देश धूमधाम से मना रहा है, भारत के जनमानस में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो उत्साह और उमंग है, हर मन में, हर दिल में, हर हाथ में, हर घर पर तिरंगा देखने को मिल रहा है। ये हम सबके पूर्वजों की पुण्याई है, जिन पूर्वजों ने, जिनने अपना सर्वस्व निछावर करके भारत भूमि को आज़ाद कराया है, उनको हम बारंबार नमन करते हैं। और मैं जिन देशभक्त हमारे शासकों ने या सेना अध्यक्षों ने भारत की विजय पताका में अपना सर्वस्व निछावर किया है, वो बारंबार वंदनीय है, और उनकी जितनी भी नमन किया जाए या जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है।
और इसलिए मैं और राकेश जी हम लोग इस बात से सहमत रहते हैं कि भारत की इंच इंच भूमि हमारी है। डोकलाम का जहां तक सवाल आया, मैं समझता हूं कि राकेश जी बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, वहां की जो वास्तविक स्थिति होगी वास्तव में हम उस पर डिबेट करेंगे तो कोई अच्छी बात है, लेकिन केवल कहने मात्र से नहीं है। लेकिन भारत की इंच इंच भूमि हमारी है, राकेश जी की भी है, रामेश्वर की भी है, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों देशवासियों की है। कोई भी जमीन किसी के बाप की नहीं है, उसको छोड़ दी जाए, बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। भारत भूमि की थी, भारत भूमि की है, और चीन की कोई भी वहां प्रवेश नहीं किया है। एक बात। दूसरे, महारानी लक्ष्मीबाई हमारी आजादी की महानायिका है। हम लोग ने तो पढ़ा है और सुना है, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम उसको बारंबार प्रणाम करते हैं। 1857 का जो दिया अगर क्रांतिवीरों ने जलाया था तो उसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना शाह पेशवा और जो तमाम वो देशभक्त थे, उसके लगभग संघर्ष करने बाद 50, 60, 100 साल बाद हमको आजादी का एक लंबा इतिहास भारत के वीरों ने अपने सर्वस्व कुर्बानी के बाद मिला है। और इसलिए अगर ऐसी कोई बात है तो मैं राकेश जी की बात से सहमत भी रहूंगा, और जिस स्तर पर यह बात की जा सकती है अवश्य करेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बारंबार प्रणाम होगा, राष्ट्रीय स्मारक भी बनाई जाए और उनसे जुड़े हुए स्मृति चिन्हों को भी सजोया जाए, क्योंकि उससे ही तो आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। और इसलिए मैं दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल रामेश्वर जी आपसे और है, ये कि 1947 में विभाजन को लेकर आपने कांग्रेस पर सवाल किया था, नेताओं पर नाम आपने नहीं लिया, वो तात्कालिक परिस्थितियां रही होंगी, आज क्या आकलन करना ठीक था क्या? नहीं, उसपे जी नहीं, मैं उस पे मैंने ये कहा है, आज मैं फिर वो कह रहा हूं कि आजादी हमको मिली है, इस पे पूरे देश में हर्ष है, लेकिन हमारे सपने अभी भी अधूरे इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ उस विभीषिका में हमारे लाखों लोग पाकिस्तान से और जो हमारे सिंधी बंधु थे, अन्य हिंदू बंधु थे या अन्य समाज के लोग थे, जो वहां पीड़ा भोगी है, जो कष्ट भोगा है, उनके मकान दुकान जला दी गए, जितनी त्रासदी है, मैं समझता हूं उस त्रासदी से ना राकेश जी इनकार करेंगे ना मैं इनकार करूंगा। इसलिए मन में यह भरोसा जरूर हम हिंदुस्तानियों को रखना चाहिए कि जहां पर पूज्य महात्मा गांधी या उस समय के हमारे तत्कालीन नेताओं ने आजादी का शंखनाद किया था, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस भूमि को भारत भूमि में जोड़ा जाए, ये स्मृति है, क्योंकि हमारी और आपकी और हमारे पूर्वजों की कल्पना अखंड भूमि की है। मैं उस समय की आजादी पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि उसको भी याद रखा जाए। मुझसे राकेश जी भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसको उस समय के नेताओं ने भी उस बात को याद रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो घटना हो गई है वो ठीक नहीं है, हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अंग्रेजों को भगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। पहले अंग्रेज जाए, बाद में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो भारत का भूभाग है, जो हमारे पूर्वजों की ठाती थी, पूर्वजों के संघर्ष के बाद का जो भारत था, उस भारत को हम लेकर रहेंगे। ये संकल्प तो लिया ही जा सकता है, क्योंकि आप, मैं, सब लोग, पूरा हिंदुस्तान हमारे अखंड भारत के उपासक है जी। इसमें कोई, चलिए अच्छी बात है, कम से कम कुछ बातों पर तो आप लोग सहमत हैं जो आराध्य हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। देखिए, आज बहस का मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि ये ठीक है, ये तिरंगा, मैं आपको बता दूं प्रशांत जी, तिरंगा बहस का मुद्दा नहीं है। तिरंगा तो मेरे और आपके सबके जीवन का उद्धार है सर। अगर तिरंगा नहीं होगा तो हमारी पहचान ही नहीं होगी। और ये तिरंगा ही ऐसा है जो मजहबी दीवारें तोड़ सकता है, ये तिरंगा ही ऐसा है जो जाति के भेद खत्म कर सकता है, ये तिरंगा ही तो ऐसा है सबको छोड़कर केवल राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करने की पोजीशन देश में ला सकता है। इस तिरंगे के कारण जो माहौल बना है और जो देश के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों में जो हाथों में तिरंगा उठाकर जो जय घोष हो रहे हैं, जय हिंद के जो नारे लग रहे हैं, भारत माता के जय नारे लग रहे हैं, इससे मैं नहीं समझ, मैं चलिए ये एकता के सूत्र में जरूर पिरोने का काम ये अभियान कर रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। दिनेश गुप्ता जी, ये कला किसी और में नहीं होती है सियासतदानों के अलावा या राजनीतिज्ञों के अलावा, कि सब कुछ कह भी देते हैं और कुछ कहते भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी कि तिल का ताड़ बनाने में लगभग सभी माहिर होते हैं। सबसे बड़ी सवाल ये कि 75 साल में हम हैं
और 75 साल में हम किन विषय पे बात कर रहे हैं? क्या हम 1947 से पहले की स्थिति में जाना चाहते हैं, या हम 75 साल की जो अगले जो हमारा कदम होगा 76 और फिर 100 फिर 150, उनके लिए हमारी क्या योजना है? क्या हमारी योजना केवल बेरोजगारी के साथ है, क्या महंगाई के साथ है, या जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं उसको अमली जामा पहनाने की बात है? जिन चीज़ों की आज ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है। यदि आप 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और पूरा देश तिरंगा यात्रा में जो है अपना भागीदारी कर रहा है, तो सब एक हैं, सब एक मत हैं। तो एक मत होकर हमें देश के विकास का अगला पड़ाव क्या होगा और किस तरह से हम जो है अपनी देश का जो पूरे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में हो। तो जो मुद्दे हैं जो हमेशा जो आम आदमी से जुड़े होते हैं, जो गरीब से जुड़े हुए होते हैं, उन मुद्दों को लेके क्या है? शिक्षा की आज़ादी को लेकर हमारे यहाँ किस तरह से, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? जो लोगों की ज़रूरत है, आज़ादी का तात्पर्य क्या है? मतलब एक जो है हम यदि आज़ाद हो गए तो हमें कुछ अपने जो खुद के जो निर्णय, खुद के लिए जो आवश्यकता है, उनकी भी पूर्ति करने की आज़ादी होना चाहिए। हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, नगरों के लिए एक अलग जो है गवर्नमेंट, हम जिसे नगर सरकार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव था, उस भाव को मजबूत बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं ना कि इस तरह का जो भाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो भाव है, वो कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसको यदि कमजोर ये पड़ गया तो फिर हमारा जिस तरह का हम ये देख रहे हैं कि तिरंगा को लेकर जिस तरह से लोगों का उत्साह है, तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में ये कमजोर ना पड़ जाए। इसकी रक्षा कैसी की जाए? जो संविधान में हमने जिन उद्देश्यों की को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, जिन चीज़ों को लेकर, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रही हैं। बहुत सारे अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग कहते हैं कि कानून बनाने की आवश्यकता है। आप आरटीआई जैसे कानून लाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ना कि अभी भी जो लोगों को सूचना है उसके लिए किस तरह की चीजें होती, बहुत सारी। आप जो है लोगों को खाद्यान्न के अधिकार की बात होती है, तो जिस तरह से आप देखिए ना कि दुकान पर जाएंगे आप जो है, तो वहां भी लोगों को ठीक सा जो क्वालिटी फूड होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ऐसी चीजों को, जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब तो जो है किसी दूसरे की शासन नहीं है ना, हमारे द्वारा चुना हुई सरकार है। उस चुनी हुई सरकार को जनता के लिए फैसले करने चाहिए और एक अच्छी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को इस देश में लागू करना चाहिए। जी, ये आजादी का दरअसल असल निचोड़ होगा कि आजादी के बाद जो होना चाहिए क्या वाकई में वो हो रहा है। चौधरी राकेश सिंह जी, एक छोटा सा घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूं, शायद आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता संघ कार्यालय पहुंच गए इंदौर में तिरंगा भेंट करने। अच्छी बात है, तिरंगा भेंट करना भी चाहिए, लेकिन इसमें मंशा पर सवाल उठते हैं। प्रशांत जी, अव्वल तो मैं पहले मोहन भागवत जी को, आरएसएस को प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 75 वर्ष बाद ही सही, लेकिन अपने कार्यालय पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उन्होंने अपने पूर्वजों की जो लिखी हुई पुस्तकें थी तिरंगे के प्रति, उनको उन्होंने बदला है, नया रूप दिखाया उनका तिरंगे के प्रति। तो ये जो तिरंगा है कहीं भी फहराया जाए, मैं सबके प्रति साधुवाद व्यक्त करूंगा। और यही तिरंगा है प्रशांत जी जो हिंदू मुस्लिम, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, भारतवर्ष की भूमि पर बनने वाला प्रत्येक धार्मिक स्थल, प्रत्येक संस्थान, आज सबको तिरंगा फहरा के अपना गौरव महसूस करना चाहिए, जो भारत में एकजुटता का प्रतीक है, भारत में संप्रभुता का प्रतीक है और भारत में भारत की शक्ति दुनिया में प्रदर्शित करने का प्रतीक है। तो मैं उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज माना तिरंगे को, मोहन भागवत जी ने, और तिरंगा फहराया अपनी बिल्डिंगों पर। इसके लिए मैं उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं। ठीक है, रामेश्वर शर्मा जी, इस बात में तो सच्चाई है ना कि कई दशकों तक संघ पर झंडा नहीं फहराया गया। अब अगर सवाल इसमें कांग्रेस उठाती रही तो फिर क्या गलत था? मुझे लगता है, देखिए राकेश जी ने खुद अपनी ये बात कह दी है। सवाल है कि हम इस तरह के प्रश्न केवल एक पॉलिटिक्स चमकाने के लिए नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता रहा है। संघ ने कभी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी कभी नहीं की। अपने, मैं समझता हूं संघ का 100 वर्ष का इतिहास होने जा रहा है। संघ ने भारत के संविधान के प्रति कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। संघ की आस्था हर हमेशा भारत का जो संविधान है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, महाराष्ट्र का जो राष्ट्रगान है, उसके प्रति सदैव रहा। और अगर कांग्रेस के मित्र भी आते हैं, हम तो उनको सादर आमंत्रित करते हैं, आओ संघ कार्यालय आपका है भाई, ये तो शासकीय है।
सॉरी समाज की प्रॉपर्टी है, तो आप भी समाज के हिस्सा हैं। आप आइए संग्रहालय में बैठिए, चाय पीजिए, हमें जो जानकारी आप देना चाहते हैं वो जानकारी दीजिए। आप तिरंगा लेकर आए, हमने तिरंगा लिया, आपको मिठाई खिलाई, उसमें क्या बात है। और यही तो चाहते हैं कि यही तो आदान प्रदान है, यही तो आदान प्रदान हो जाए। ये आदान प्रदान अगर हो जाए विचारों का, आपसी चर्चा का, और जो दिनेश जी व्यक्त कर रहे थे, यही तो सदूर शुरू होना चाहिए कि हम, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में अच्छी चीजें कैसे शुरू हो सकती है, इस मुल्क के डेवलपमेंट में अच्छी चीजें कहां से शुरू हो सकती है। अगर मानकर चलिए कोरोना की भीषण त्रासदी हमारे सामने आती है और उसमें अगर भारत का वैज्ञानिक कोई जो है उसकी वैक्सीन बनाकर तैयार करता है, तो यही तो भारत की प्रगति है सर, और क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात होगी रामेश्वर जी, अगर इस दिशा में कम से कम सहमत हैं पक्ष विपक्ष। आखिरी सवाल मेरा दिनेश जी से है, वक्त थोड़ा सा कम है। दिनेश जी, थोड़ा सा दायरे से बाहर निकल रहा हूं एमपी से, क्या केंद्र या फिर हम कहें कि एक लाइन में मोदी ऐसे मुद्दों को लॉन्च कर देते हैं जिससे विपक्ष भी पशुपेश में पड़ जाता है? आजादी का अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा अभियान, इससे पहले धारा 370 को हटाया गया, या फिर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। देखिए वो सारे राजनीतिक विषय हैं। जब यदि हम तिरंगे की बात करते हैं तो इसमें राजनीतिक सब जो है कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण है, यदि 75वीं वर्षगांठ आई है तो इस वक्त आपको इस पूरे वर्षगांठ में आपको कोई कार्यक्रम तो करना था ना। यदि एक आप तिरंगा को एक केंद्र बनाते हैं और एक राष्ट्रीय आह्वान करते हैं और हर जो है जाति धर्म और मजहब से दूर होकर लोग तिरंगा लगाते हैं, तो ये एक बड़ी सफलता है। ये उन सबसे बड़ी सफलता है जो आप उनके पॉलिटिकल एजेंडे, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा से हटके है। ये इसको आप पॉलिटिकल एजेंडा का विषय, मुझे लगता है कि तिरंगा को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपने निकाल रही है, सभी निकाल रहे हैं अपना तो पॉलिटिकल एजेंडे से बाहर रखते हुए, बल्कि इसे एक बहुत सफल अभियान हम कहें, बल्कि युवा जो नई पीढ़ी आने वाली है वो भी आजादी के मूल्य को बेहतर इस अभियान के माध्यम से जान सकेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी राकेश सिंह जी, रामेश्वर शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बस इतना ही।